ऑल राइट गाइस, सो वेलकम टू जेईई एकेडमी बाय अक्यूमेन। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। सो गाइस, हम तो आपको हमेशा बताते ही रहते हैं कि किस तरीके से आप पढ़ाई करिए, किस तरीके से आप तैयारी करिए। लेकिन आज हमारे बीच हैं रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर विशाल सिंह जी, जो करेंटली रेलवे अहमदाबाद में एज अ सीनियर सेक्शन इंजीनियर वर्क कर रहे हैं। और आरआरबी जेई की जो लास्ट वैकेंसीज आई थी, आपको पता है 2018 में, वहां पे 2019 का एग्जाम आरआरबी जेई का क्लियर करके विशाल सिंह जी ने रेलवे में अपनी जगह बनाई, रेलवे में नौकरी प्राप्त की। तो इनसे बेहतर कौन होगा जो आपको बताएगा कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, कब कौन सा पढ़ाई करना चाहिए। तो मैं वेलकम करता हूं विशाल सिंह जी को, और ये आपको यहाँ से इस वीडियो में आपको गाइड करेंगे, आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आप आरआरबी जेई की तैयारी करिए। सर। ओके, थैंक यू सर। तो सर सबसे पहले जैसे कि सर ने बताया, यह मैंने आरआरबी 2019 में एग्ज़ाम दी थी, जो कि क्रैक किया था। मैंने जो एग्ज़ाम भरा था वो अहमदाबाद डिवीज़न से था, अहमदाबाद जोन से, जिसमें आपको जोन से फिलअप करना होता है। उसके बाद में जैसे सबसे पहले टाइम ना वेस्ट करते हुए हम मुद्दे पर आ जाते हैं कि इसमें दो तरीके का स्टेज होते हैं एग्ज़ाम के, एक CBT 1 और दूसरा CBT 2। CBT 1 जो है वो आपका क्या होगा, उसमें प्योरली नॉन टेक्निकल होगा। नॉन टेक्निकल में आपका मैथ्स भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा, और जीके, जनरल नॉलेज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब भी आएंगे। आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स सब आएंगे, और उसमें साथ में मैथ्स और रीजनिंग तो आएगा ही। दूसरा एक होता है CBT 2। ये होता है आपका, ये जो होता है ये सिर्फ किसका होता है, क्वालिफाइंग नेचर का। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग करना होता है, और कुछ रेशियो में, पर्टिकुलर रेशियो में आपको CBT 2 के लिए कॉल आएगा। CBT 2 जो होता है वो प्योरली टेक्निकल बेसिस होता है। उसमें टेक्निकल बेसिस में जैसे फ़िलहाल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के अलाइड ब्रांचेस हैं, तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के अलाइड ब्रांचेस के लिए कोई पर्टिकुलर सिलेबस दिया गया है जिसके लिए आप फॉर्म भरेंगे। ये CBT 2 हो गया। CBT 2 में सबसे इंपॉर्टेंट है कि 150 नंबर का होता है, ये 150 नंबर का, और इस 150 नंबर में से आपका बनता है मेरिट नंबर। ये मेरिट नंबर जो है आपको 1000 मार्क्स में से दिया जाता है, और ये जो 1000 मार्क्स है इसी से आपका जो है डिवीज़न अलॉटमेंट होगा, क्योंकि जोन के अंदर डिवीज़न्स होते हैं। तो डिवीज़न आपको कौन सा मिलेगा ये डिपेंड करता है कि आपने जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपने कौन सा डिवीजन्स का प्रीफरेंस दिया है। तो प्रीफरेंस डिपेंड करता है कि जो जिसका मेरिट ज़्यादा होगा आउट ऑफ 100 उसको पहला प्रीफरेंस दिया जाएगा। तो ये हो गया नॉर्मल कि कैसे मतलब नॉर्मल होता है। अभी जो डिटेल देखा जाए कि CBT 1 2 तो सबको पता ही है। तो सबसे पहले आ जाते हैं CBT 2 पे। CBT 2 टेक्निकल होता है। अब कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन होता है कि सर मैं CBT 2 का क्यों पढ़ूँ, पहले तो 1 का पढ़ लूँ। तो ऐसा है कि CBT 2 जो है उसके लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 और 2 के बीच में 60 डेज़ का ही गैप होता है। तो अगर कोई स्टूडेंट ये सोचेगा कि मैं CBT 1 बहुत ज़्यादा पढ़ूं और CBT 2 को थोड़ा कम पढ़ूं, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि उसको CBT 2 में तैयारी करने का उतना सफिशिएंट टाइम नहीं मिलेगा। CBT 2 आपका रैंक डिसाइडिंग फैक्टर है, मेरिट इंडेक्स है, तो आपको उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अब उसमें CBT 2 में क्या आता है, CBT 2 में सबसे पहले आपका जो टेक्निकल सिलेबस है, जो भी आपका जो मीन्स थर्मोडायनेमिक्स होगा, IC इंजन होगा, जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट है वो आएंगे। अब टेक्निकल सब्जेक्ट में ये है कि आपको टेक्निकल सब्जेक्ट में सबसे पहले जो है आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, आरआरबी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं जो जितने भी हुए हैं। साथ ही साथ आप SSC जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। दोनों क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए आपको अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि इनका लेवल जो है क्वेश्चंस का और पैटर्न अलग होता है कंपेयर टू कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे AE का हो, चाहे कि ESE का हो, चाहे कि गेट का हो। सबके पैटर्न जो हैं वो अलग अलग होते हैं। इन एग्ज़ाम के अलग हैं और उन एग्ज़ाम के अलग हैं, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी आरआरबी जेई। तो आपको सिलेबस डाउनलोड करना है। मैंने भी तैयारी की थी, मैंने भी अक्यूमेन गेट एकेडमी में गेट की तैयारी की थी। अब अक्यूमेन गेट एकेडमी में तैयारी करने से फ़ायदा ये हुआ कि उससे आपका जो फंडामेंटल और बेसिक्स है वो स्ट्रांग हो जाता है।
एक बार आपका फंडामेंटल और बेसिक स्ट्रांग हो गया, उसके बाद में आपको आरआरबी एसएससी लेवल के एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेस नहीं करना पड़ेगा, आपका आसानी से हो जाएगा। एक क्योंकि मेन होता है फंडामेंटल आ गया तो जनरल इस दोनों एग्जाम में फंडामेंटल क्वेश्चन से आते हैं। आपको हाई लेवल क्वेश्चन है, हाई लेवल क्वेश्चन आपको गेट और ईएससी में आएंगे, जैसे कि आप जानते हैं, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा तो आपको पता होगा। फिर जो दूसरा है 1 हो गया और 2 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में आप मान के चलिए कि CBT 2 60 डेज का हो गया। अब इसमें आपको अच्छे से पता है कि ये सारे आपको पढ़ने हैं क्वेश्चंस। अब उसके बाद में देखा जाए तो रेलवे जो है वो आपको क्या क्या बेनिफिट देगी जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं अलग से एक शीट बता देता हूँ कि रेलवे में क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहता है, और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले आपको एक बेसिक अमाउंट मिलेगा, उस पर आपको HRA मिलेगा, उस पर आपको DA मिलेगा, उस पर आपको TA मिलेगा। तो ये सब जो मिला जुला के आपका बेसिक रहेगा 35400, और ये सारे आपके अलावेंसेस रहेंगे। इसके बाद भी रेलवे में काम करने के और भी अलावेंसेस मिलते हैं, जैसे ड्रेस अलावेंसेस, नाइट ड्यूटी अलावेंसेस, नेशनल हॉलीडे अलावेंसेस, उसके बाद में आपको मिलेगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंसेस, उसके बाद में आपको रेलवे में ट्रैवल करने के लिए पास और PTO मिलेगा। PTO प्रिविलेज टिकट ऑर्डर होता है, जो कि आपको स्टार्टिंग के आपके इंडक्शन ट्रेनिंग जो 1 साल का होता है उसमें आपको लगभग ये कॉम्बिनेशन में 4+1 मिलता है, यानी टोटल 5। इसके बाद में आपको और भी फैसिलिटीज़ मिलेगी, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़, आपके और आपके डिपेंडेंट में मेडिकल पूरा रेलवे बियर करेगी, ठीक है। तो ये तो रेलवे की कुछ फैसिलिटीज़ हो गई। अब इसके बाद में आपको तैयारी इसलिए करनी चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट जॉब ये है कि गवर्नमेंट जॉब आपको सैलरी के साथ साथ कुछ बेसिक आपको जॉब सिक्योरिटी और सोशल स्टेटस देगी। अब उसके बाद आ जाते हैं कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या होगा। जॉब प्रोफाइल क्या होगा आपका जो सिलेक्शन होगा वो एज अ JE होगा। उसके बाद में आपका प्रमोशन में आप SSC बनेंगे, सीनियर सेक्शन इंजीनियर। उसके बाद में आप बनेंगे असिस्टेंट इंजीनियर, फिर बनेंगे आप डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर, इसको EME भी कहते हैं, असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर। उसके बाद आप बनेंगे सीनियर DME। ये एग्ज़ाम के लिए आपको एक LDC एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, जिसे कहते हैं लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये हो गया आपका प्रमोशन चैनल। ट्रांसफ़र जहाँ तक रही बात ट्रांसफ़र की, तो ट्रांसफ़र एक बार आपको जून में डिवीज़न अलॉट हो गया तो आपको जनरली डिवीज़न के बाहर ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। डिवीज़न में अलग अलग सब टास्क होते हैं, जैसे कि डिपो हो गया। डिपो में आपको 2 होगा, एक हो सकता है वैगन और एक हो सकता है आपको कोचिंग, और दूसरा आपका ओपन लाइन भी हो सकता है, यानी प्लेटफॉर्म ड्यूटी। और कहीं कहीं एक और डिवीज़न होता है, वो होता है स्टोर्स का, जिसमें आपको मैकेनिकल के रिलेटेड जो ट्रेन में सामान होगा उसके स्टोर होगा, वहीं से इन्वेंट्री होगा, और आपको जब कोई पर्टिकुलर ट्रेन में जब मेंटेनेंस करेंगे आप, तो आपको कोई सामान की ज़रूरत पड़ेगी तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ट्रांसफ़र आपका एक बार आपको डिवीज़न फिक्स हो गया फिर आपका ट्रांसफ़र नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल आप ये यहाँ तक पहुँच जाए, उसके बाद ही आपका ट्रांसफ़र होगा। यहाँ तक आपका कुछ ट्रांसफ़र होने वाला नहीं है। अब मैंने आपको जॉब के बारे में बता दिया, ट्रांसफ़र के बारे में बता दिया, बेनिफिट बता दिया, सैलरी बता दिया, एग्ज़ाम कैसे होगा, CBT 1 CBT 2। अब उसमें अब ये है कि अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन फटाफट सब दे दिया बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अब आपको ये देखना है कि मैं तैयारी कैसे करूं, कि जैसे मैं बात करूं अहमदाबाद में बात करूं मैं, तो अहमदाबाद में जो है वो जो अभी जो रेशियो है जब मैंने दिया था 2019 में, तो टोटल जो सीट थी
मैकेनिकल की। अब मैकेनिकल में 2-3 जो है एलाइड ब्रांचेस भी आती हैं और मैकेनिकल कोर भी आता है, उसमें CNW हो गया, डीजल हो गया, और भी जो ब्रांच आती है डिज़ाइन एंड ड्राइंग हो गया, DMS हो गया, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट। ये मिला के टोटल 99 सीट थी और जनरल में टोटल सीट थी 54। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि मैं इतनी मेहनत करूं कि मैं 54 में आ जाऊं। मैंने जब 2019 में RRB का एग्ज़ाम दिया था 2019 में, तो मैं जो है स्टेट में टॉप 10 में आया था। ये डिसाइड होता है आपके मेरिट इंडेक्स से, जिसे मेरिट नंबर कहते हैं, जो मैंने पहले बताया। ये आपके मेरिट नंबर से तय होता है। जैसे कि आपको स्कोर कार्ड देखना हो तो ये मेरा RRB का स्कोर कार्ड है, RRB अहमदाबाद का। ये मेरा नाम, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे 150 थे। जैसे आपको पता है कि 150 क्वेश्चंस होते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, और 2 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट इतने किए थे, करेक्ट इतने हुए थे, रॉन्ग इतना हुआ था। मार्क्स आया था 111 आउट ऑफ 150। उसको नॉर्मलाइज करके मार्क्स तो आया था 100 में से वो इतना आया था। और उसके बाद में मेरिट इंडेक्स बना था 779। उसके लिए DV के लिए कॉल किया गया था। मैकेनिकल एंड एलाइड ब्रांचेस में मेरा हुआ था। तो जैसे कि मैंने दिखा दिया कि आपको मेरिट जो है CBT 2 पे डिपेंड करता है। CBT 2 का स्ट्रेटेजी जो है वो आपको ऐसे तय करना है कि जो सिलेबस है उसके हिसाब से आपको पढ़ना है, सिलेबस के हिसाब से आपको शॉर्ट नोट बनाना है। अगर आपके पास शॉर्ट नोट नहीं है तो जैसे कि मैंने तो शॉर्ट नोट बनाया, मैं तो शेयर करूंगा ही आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो, लेकिन आपको शॉर्ट नोट के हिसाब से टू द सिलेबस स्टिक होके पढ़ना है, थोड़ा भी डाइवर्ट नहीं करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब एक बार आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले तो सबसे फंडामेंटल है कोई भी चीज़ लाने के लिए, आपको अगर रैंक लाना है तो वो है रिवीजन। आपको रिवीजन जरूर करना है। रिवीजन कम से कम CBT 1-2 के पहले, 1-2 के पहले आप 2 से 3 बार कर सकते हैं फॉर्मूला रिवीजन, लेकिन जब भी CBT 2 आएगा आपको मिनिमम 5 बार रिवाइज करना ही करना है। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है आपने क्या पढ़ा से इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको प्रेजेंट कैसे कर पा रहे हैं। प्रेजेंट आप अच्छा तभी कर पाएंगे जब आपने रिवीजन किया होगा। रिवीजन के बिना आपका कॉन्फिडेंस भी कम रहेगा और आपको कुछ क्वेश्चन आते हुए भी आप सही नहीं टिक कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन में हमको 50% डाउट होता है कि कौन सा आंसर आएगा, तो हमें लगता है हम उसको टिक करें ना करें। वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस और आपका जो ब्रेनस्टॉर्मिंग माइंड है वही आपको बता पाएगा कि मुझे इसके लिए अप्रोच करना चाहिए, क्वेश्चन को ड्रॉप करना। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो 1/3 है ही, जैसे आप जानते हैं, तो इससे भी आपको बचना है, वरना नेगेटिव में जाएंगे तो आपका मेरिट इंडेक्स कम आएगा, रैंक कम आ जाएगा। अब उसके हिसाब से जो टेक्निकल सिलेबस बना हुआ है, वो अलग अलग, जैसे कि टेक्निकल सिलेबस में अलग अलग टॉपिक इंक्लूड है। थर्मोडायनामिक्स, तो थर्मोडायनामिक्स तो है ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद में दूसरा टॉपिक है आपका प्रोडक्शन से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आपको प्रोडक्शन अच्छे से पढ़ना है, आपको IC इंजन पढ़ना है, उसमें कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। आपको DME डिज़ाइन और मशीन एलिमेंट पढ़नी है। तो आपको ये सारे जो कोर्स टॉपिक है आपके SOM, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ने हैं। आपको ट्राई करना है कि इसमें से मैक्सिमम मार्क्स कवरेज हो। सेफ स्कोर की बात तो मैं नहीं करूंगा, सेफ स्कोर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पेपर कैसे है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपके नंबर ज़्यादा आए लेकिन क्वेश्चन पेपर इजी था, इसके कारण से क्या होगा कि आपके स्कोर नॉर्मलाइज होकर कम हो जाएंगे। और कोई दूसरा स्टूडेंट होगा जिसने दूसरा सेट पेपर दिया होगा किसी और दिन, उसका पेपर टफ होगा, टफ होने के कारण क्या होगा कि उसके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो फिर आप उस पर डिपेंड नहीं कर सकते कि पेपर कैसा गया है। जनरली सेफ स्कोर आपको स्कोर इंडेक्स में देखा जाए तो आपको 700 प्लस अगर स्कोर आया, जैसे मेरा 780 मेरिट इंडेक्स आया था आउट ऑफ 1000, जो कि बहुत अच्छा है देखा जाए तो फ्रॉम डिवीजन एंड जोन पर्सपेक्टिव। आपको इतना आएगा, इतना आपका मेरिट इंडेक्स आएगा, तो आपको अपने जो भी आपने अपने घर के पास वाले जोन से या पर्टिकुलर जोन के हिसाब से आपने जो वैकेंसी फिल की होगी
उसमें आपको आपका नीडेड जब भी आपका डीवी होता है, जैसे मैंने पहले बताया था वीडियो में, आपका डीवी होगा तो आपको पूछेंगे प्रीफरेंस 1 2 3, 3 प्रीफरेंस आप भरेंगे। 3 प्रीफरेंस के हिसाब से डिपेंड करता है मेरिट इंडेक्स पे कि आपको वो देना है या नहीं देना है, टोटली डिपेंड ऑन ए मेरिट इंडेक्स। एंड सेकेंड थिंग इज इफ दे कंसिडर योर एड्रेस देन इट्स गुड, अदरवाइज मोस्टली डिपेंड ऑन मेरिट इंडेक्स। अब ये सारे सिलेबस मैंने बताए, तो इसके लिए तो जो मैंने बताया कि आपको स्टिक टू द बेसिक रहना है, वही पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा। इनका लेवल ज़्यादा नहीं होता है क्वेश्चंस का, लेकिन हमें इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं पढ़ने, क्योंकि सिलेबस जो है समुंदर जैसा है, क्वेश्चन जैसा है, कितना ही पढ़ लेंगे आपको लगेगा कम ही कम है, आपका कॉन्फिडेंस उतना नहीं आ पाएगा। मैं आपको इनमें से सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, मैं आपको बताऊँगा कि शॉर्ट नोट कैसे बनाने हैं। आप जिस तरफ से शॉर्ट नोट बनाएंगे उन्हीं को रिवाइज कीजिएगा, और आपको ये ट्राई करना है कि मेरे जो कोर सब्जेक्ट है उससे मेरे नंबर नहीं कटे। इसके अलावा आपके एनवायरनमेंट है, कंप्यूटर से, जनरल साइंस से कुछ क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए हम अलग से बनाएंगे वीडियो, लेकिन आपके कोर जो CBT 2 है उससे कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। आपको RRB JEE के साथ साथ में SSC JEE जो है उसका भी क्वेश्चन कर लेना है, ये दोनों क्वेश्चन कर लेना है, ये दोनों क्वेश्चन मैं कराऊंगा। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कभी भी मोस्टली ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्वेश्चन रिपीट होंगे तो बहुत कम होंगे, उनसे रैंक नहीं है, उनसे सिलेक्शन नहीं, क्योंकि वो मोस्टली लोग कर ही लेते हैं, सारे बंदे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के जाएंगे। आपको क्या अलग करना है, आपको जाना है किस पे, कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम, क्वेश्चंस वेरीज, ये कॉन्सेप्ट पे आपको काम करना है कि कॉन्सेप्ट अगर मैंने कर लिया तो क्वेश्चंस कुछ भी आएगा मैं उसे डील कर ही लूँगा। आपको यही याद रखना है कि कॉन्सेप्ट अगर मेरे पास है तो मैं आराम से कर लूँगा, मुझे कुछ दिक्कत नहीं होने वाला। अब जैसे कि मैंने बता दिया कि आपको इतने सारे मैंने सब बता दिया, सिलेबस क्या है, आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, बेनिफिट्स क्या है, वैकेंसी आई है। अब इसमें आपको ये देखना है कि इसमें दो जो ब्रांचेज हैं, एलाइड ब्रांचेज कहते हैं उसको, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि वो जो है वो इलेक्ट्रिकल के साथ में कंबाइन है। इसका मतलब आपको थोड़ा कंपटीशन जो है वो आपका इलेक्ट्रिकल प्लस, अगर आप मैकेनिकल से हैं प्लस मैकेनिकल से हैं, तो आपको तैयारी भी उस हिसाब से करनी पड़ेगी। अब उस हिसाब से करनी पड़ेगी तो आपको कुछ पोर्शन जो है मैकेनिकल का इतना अच्छा पढ़ना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिकल वाले भी उसमें फाइट कर रहे हैं तो वो आपसे पीछे रहें। अगर आप मैकेनिकल से हैं और इलेक्ट्रिकल से हैं तो आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो मैकेनिकल आपसे पीछे रहें। तो ये हो गया, मैंने स्कोर कार्ड आपको बता दिया। अभी जैसे मेरा एक एग्ज़ाम और में हुआ था, जैसे मैंने RRB JEE के बारे में बताया कि RRB JEE में मेरा अहमदाबाद डिवीज़न में, जिसे अहमदाबाद कहते हैं, ADI डिवीज़न, अहमदाबाद जोन में स्टेट रैंक टॉप 10 में थी, ठीक है। अब उसी के साथ में मैंने एक एग्ज़ाम दिया था जो कि JEE होता है, GSECL। इसका लेवल भी RRB JEE का था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें भी जो क्वेश्चंस है वो उसी लेवल के आते हैं। मैंने साथ में ही एग्ज़ाम दिया था। इसका होता है गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये मैंने दिया था। मेरा सिलेक्शन इसमें भी हुआ था। 1 सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ, ये होगा शायद। तो आप देख सकते हैं ये गुजरात इलेक्ट्रिसिटी का जो मेरा शायद एडमिट कार्ड है, ये मेरा नाम, और मुझे जूनियर इंजीनियर के लिए वेरिफिकेशन और प्री मेडिकल के लिए बुलाया गया था 2000। तो मैंने सिर्फ एक्यूमेन में गेट की तैयारी की थी, और गेट की तैयारी करते करते ही मैंने अभी तक आपको जो बताया कि JEE लेवल के 2 एग्ज़ाम निकाल लिए हैं। मैंने AE का भी एग्ज़ाम निकाला है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये था आज का वीडियो कि आपको जो बेसिक मैंने बता दिया, तैयारी कैसे करनी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि चालू कैसे करना है। तो अभी टाइम कम है, हम लोग एकदम कोर कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको हर टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए जितना हो सके लगभग जो डिफ़िकल्ट 2 से 3 सब्जेक्ट होंगे वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा। उसके बाद में आपको जो उसके नोट्स है वो कैसे बनाने हैं, क्योंकि
अल्टीमेटम एग्ज़ाम के पहले आपको रिवाइज करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि पूरा पढ़ लेंगे और उसको लास्ट मोमेंट पे आपको लगेगा कि मैं फटाफट सब पढ़ लूँ, मेरे 2 दिन पर एग्ज़ाम है, तो नहीं। और इसमें और एक बात है कि जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें जो CBT 2 का होता है, इसमें दिक्कत ये होता है ना कि आपको 150 क्वेश्चंस मिलते हैं कि CBT 2 में, जैसे आप जानते हो। प्रॉब्लम ये है कि आपको इसमें 180 मिनट्स ही मिलेंगे। अब इसको 180 मिनट्स में आपको 150 क्वेश्चंस करने टफ रहेंगे। आपको पता है कि जो टाइम कम है, आपको फटाफट इसमें, क्योंकि इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी होंगे और न्यूमेरिकल जो होते हैं वो छोटे मोटे फॉर्मूला बेसिस आते हैं। तो आपको समुंदर जैसे एरिया में मान लीजिए आपको फॉर्मूला निकालना है, उसको एनालाइज करना है और उसकी वैल्यू डालनी है और सब्स्टिट्यूट करके आंसर लाके पुटअप करना है। तो ये आपको तब आएगा जब आप टू द पॉइंट स्टिक जो आने वाला है उसके रिलेटेड ही पढ़ेंगे, वही रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। वरना आप चाहेंगे कि मैं 1-2 बार पढ़ लूँ और मेरा हो जाएगा, मुझे सब याद रहेगा, कौन सी जगह कौन सी फॉर्मूला डालना है, ये ऐसे नहीं होने वाला। इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। समय प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी प्रॉपर स्ट्रैटेजी। प्रॉपर स्ट्रैटेजी जो होगी वो सबसे इंपॉर्टेंट होगी। स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको कैसे CBT 2 क्लियर करना है, कैसे रैंक लाना है, वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। मैं जितना पढ़ाऊंगा शायद ही उसके बाहर उस सिलेबस से कुछ आएगा, क्योंकि मैं आपको जितने भी मैक्सिमम सब्जेक्ट का डोमेन है वो कवर कर दूंगा। इसलिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है उसमें। एक बार सब्जेक्ट कवर हो गया फिर मैं पूरे कॉन्सेप्ट पे डील करूंगा। मैं क्वेश्चंस पे डील नहीं करता ज़्यादा, मैं कॉन्सेप्ट पे डील करता। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो क्वेश्चंस को कैसे भी पूछा जाए आप क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। कभी कभी क्या होता है, बच्चे खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना अच्छी बात है प्रैक्टिस के लिए, आपके कॉन्फिडेंस मतलब बिल्डअप होने के लिए, लेकिन इसमें से क्वेश्चन रिपीट होकर एग्जाम में आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। आ भी सकते, नहीं मिल सकते, आएंगे तो भी कम आने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पूरा क्वेश्चन रिपीट होकर आ जाएगा। फिर तो नया रिक्रूटमेंट करने का मतलब ही नहीं है कुछ, फिर तो वह एग्जाम ही कंडक्ट नहीं कराएंगे। तो इसमें आपको ये देखना है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं लगाऊं, वो किस लिए लगाऊं कि मेरे कॉन्फिडेंस बूस्टअप के लिए और मुझे आइडिया के लिए। मैं आपको बढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें ये है कि आपके जो CBT 2 है वो बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। CBT 2 जो है उसके लिए आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। अगर अभी से नहीं पढ़े तो आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो बताया, आपको 60 डेज मिलेंगे। वो 60 डेज आपको थोड़े कम पड़ेंगे। 60 डेज में आप नहीं कर, 60 to 70 डेज मिल सकते हैं, वो आपको कम पड़ेंगे, आपका रिवाइज हो पाएगा। और जो बच्चे ने CBT 2 पढ़ा है, CBT 1 में जस्ट क्वालिफाइंग हुआ, CBT 1 क्वालिफाइंग, आपको उतना ही पढ़ना ही कि मेरा क्वालिफाई हो जाए। CBT 2 ने जिस बच्चे ने तैयारी स्टार्ट कर दी वो आपसे वे अहेड है, और जो आपसे वे अहेड है वो उसको कंप्लीट करना है तो आपको तैयारी भी उस तरह की करनी पड़ेगी। तो आपको एट द एंड में ये बोलूँगा कि जो एक्यूमेंट गेट एकेडमी है इससे आप जुड़ेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपको वो पढ़ाया जाएगा जो कि एग्ज़ाम के मोस्ट रिलेवेंट है, ताकि आपको जो सिलेबस है ज़्यादा भी ना लगे और टू द पॉइंट आप पढ़ें। और टू द पॉइंट आप पढ़ेंगे तो आपको जो है एग्ज़ाम में उतनी सहूलियत रहेगी क्वेश्चन के आंसर देने में। स्ट्रैटेजिक प्रॉपर्टी रहेगी, स्ट्रैटेजी रहेगी कि नहीं मुझे प्रॉपर स्ट्रैटेजी से पढ़ना है। दूसरा होगा टेस्ट सीरीज़, तो टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ पर दी जाएगी। वो टेस्ट सीरीज़ अगर दी जाएगी और मैं खुद का अपना क्वेश्चन अलग से लाऊंगा जो किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं है, कोई भी गेट ES किसी क्वेश्चन में नहीं है, पूरे कॉन्सेप्ट पे बिल्डअप होंगे। एक बार आप वो क्वेश्चन लगा लेंगे उसके बाद कोई भी नया क्वेश्चन है, क्योंकि नया क्वेश्चन तो आने वाला है। आपका रैंक डिसाइडिंग फैक्टर कहीं भी ये होता है किसी भी एग्जाम में मोस्टली फ्रॉम लो टू हाई, कि कोई भी नया प्रॉब्लम को आप कैसे डील करते हैं। अगर आपने नया प्रॉब्लम को डील करना सीख गए, चाहे क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछा गया, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट हो जो कि लगे कि क्वेश्चन जो एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे बनाता है कि बच्चा उसमें फंस जाए, आपको फंसना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहना है, उसका आंसर देना है। अगर आप ये देने में कामयाब हो गए तो फिर आपकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी और टेस्ट सीरीज से आप एग्जाम इजीली क्रैक कर लेंगे। तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि जो मेरे पास स्टूडेंट यहाँ रहेगा उसको मैं अपना मैक्सिमम देने का ट्राई करूंगा, जिसकी वजह से उसको एकदम ईज हो एग्जाम निकालने में। क्योंकि एग्जाम निकालना तो एट द एंड ऑफ द डे डिपेंड करता है स्टूडेंट पे। प्रॉपर गाइडेंस जो है वो उसको ऐसा पाथ पे देता है कि उसको डिफिकल्टी ना हो, एरर का चांस कम हो और उसका सक्सेस रेट मैक्सिमम हो सके, कि उसको प्रॉब्लम ना हो। इसी के साथ मैं बोलना चाहूँगा आपको कि आप अच्छे से पढ़ें, RRB
2024 की तैयारी अच्छे से करें। CBT 1 CBT 2 दोनों की तैयारी करें, CBT 2 भी तैयारी करें, क्योंकि CBT 2 इंपॉर्टेंट है, आपको मेरिट बनेगा उससे आपको जोन अलॉटमेंट होगा, डिवीजन अलॉटमेंट होगा। इसीलिए आप तैयारी अच्छे से करें, अच्छे से पढ़ें। इसी के साथ थैंक यू।